हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द नवंबर दैट इज 3rd of November to 16th of November. So moving on to the first news, that is we have the news of global climate risk index. तो जब भी इंडेक्स की न्यूज आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेक्स है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, कौन इसको रिलीज करता है और इंडिया की रैंक क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्रीज हैं और लास्ट में कौन सी कंट्रीज हैं। सिंस ये जो हमारा इंडेक्स है इट इज़ अबाउट द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम योर यूजीसी नेट पेपर 1 एज वेल एज फॉर पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की हमारी कंट्री में जो या हमारे ग्लोबल लेवल पे जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है उससे कितना खतरा है हमारी कंट्रीज़ को। उसमें इंडिया जो है वो 15 नंबर पे है। ये जो इंडेक्स है इसको रिलीज करती है जर्मन वॉच कंपनी जो कि जर्मनी की है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें दैट इज़ फ्रॉम 1995 टू 2024, तो इंडिया का रैंक जो है वो 9 है ऑन द लॉन्ग टर्म इंडेक्स। लेकिन अगर हम करंट ईयर की बात करें तो इंडिया का रैंक 15 नंबर पर आता है। मोर ओवर इस जो रिपोर्ट है इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट 170 बिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करता है या खर्च किया है उन्होंने लास्ट 30 ईयर्स में फॉर द क्लाइमेट के प्रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, और 80,000 पीपल डाइड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर। ठीक है, इतने लोग मर चुके हैं ड्यू टू जो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इसकी वजह से। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज़ की गई थी ड्यूरिंग द COP30 जो कि हो रही है बेलम ब्राज़ील में। अब इसके ऊपर सेपरेट न्यूज़ है, मैं वहाँ पे आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगी। और द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्री है जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इफेक्ट हो रही है वो है डोमिनिका, देन म्यांमार एंड देन हॉन्डुरस। ठीक है, तो आप इसको DMH से याद रख सकते हो या DM से याद रख सकते हो। और लीस्ट अफेक्टेड कंट्री है सेंट विंसेंट जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया की जो रैंक है वो है इससे जो पहले इंडेक्स आया था प्रीवियस ईयर का उसमें इंडिया की रैंक है 10 नंबर पर। तो आई होप आपको फर्स्ट न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। इंडिया की रैंक क्या है, 15th है इन 2025। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द रिटेल इन्फ्लेशन डिप्स टू अ मल्टी ईयर लो ऑफ 0.25% इन अक्टूबर 2025। 2025 अक्टूबर में 0.25% पे आ गई है, जो कि बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि इतना ज़्यादा जो है वो कम हुई है रिटेल इन्फ्लेशन। हम सबको पता है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है इसको मापने का तरीका क्या है, हम CPI दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर हम अपनी जो महंगाई है उसको मापते हैं। पहले हम WPI पर रिलाई करते थे। ठीक है, टिल 2014 तक। 1 अप्रैल 2014 के बाद हमने CPI पे स्विच किया बिकॉज WPI जो है वो सिर्फ किसके बारे में बात करता था, गुड्स के बारे में बात करता था, सर्विसेज को अकाउंट नहीं करता था। CPI जो है वो सर्विसेज को भी अकाउंट करता है और वो क्या कहता है, किसी एक दो आइटम्स नहीं, जो एक पूरी बास्केट ऑफ आइटम्स हैं उनके बेसिस पर बताता है कि हमारी महंगाई जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। मान लीजिए ये एक बास्केट है, ठीक है, और इसमें हमारे पास फॉर द रूरल एरिया वी हैव 448 आइटम्स एंड फॉर अर्बन एरिया वी हैव 460 आइटम्स। ठीक है, इन आइटम्स के बेसिस पे वो बताते हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, देन हम सबको पता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है MPC, उन्होंने टारगेट बोला हुआ है कि 4% ±2% इन्फ्लेशन का टारगेट है। ठीक है, यानी कि 2 से 6% के बीच में हमारी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए ना 6 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अब हमारी जो इन्फ्लेशन है अक्टूबर मंथ में 0.25% चली गई है। इवन न्यूज़पेपर्स में ये वर्डिंग भी लिखी गई थी कि दिस वॉज द लोएस्ट रेट ऑफ CPI सिंस जो हमारी करंट सीरीज चल रही है, यानी अगर हमारा बेस ईयर जब से 2012 हुआ है तब से अगर हम देखें तो दिस इज द लोएस्ट रेट जो कि अभी तक CPI का आया है। ठीक है, तो इससे कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि दिस माइट लीड टू अ रेट कट इन द दिसंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आप सबको पता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता है घटता है उसी के बेसिस पर जो हम रेट्स लाते हैं बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में उसमें हम चेंजेस करते हैं। तो आपको हो सकता है देखने को मिले कि जो आपको रेपो रेट है उसमें कमी दिख सकती है। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट।
और ये भी आपको याद रखना है, ये जो पॉइंट्स है ये आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में लिख सकते हैं। अगर आप कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करें तो वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी तो हम सबको पता ही है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बता रखा है सीपीआई के बारे में। हर बार मंथली जब न्यूज़ में आता है, ये 12th ऑफ एवरी मंथ रिलीज होता है इसका डाटा, ठीक है। और इसको मोस्टली जो है वो रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मैंने आपको बास्केट्स में बता दिया कितने गुड्स एंड सर्विसेज दो तरह की होती है, एक होता है हेडलाइन सीपीआई और एक होता है हमारा कोर सीपीआई। तो हेडलाइन में क्या होती है, सारी जो भी आइटम्स हैं उन सबको हम लेते हैं, जबकि कोर वाले में हम फूड और फ्यूल को माइनस कर देते हैं। अगर हम फूड और फ्यूल को हटा दें और फिर महंगाई को देखें तो उसे हम कोर सीपीआई कहेंगे, और हेडलाइन में सारी आइटम्स को हम कवर करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इस पर भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि मोर देन 50 लाख की पॉपुलेशन रखता है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, और उसमें जो है सीपीआई जो है आपके नॉर्मल जो लेवल है उससे ज़्यादा है। तो वो है केरला, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका। यानी कि ये स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें आपका जो रेट है वो आपके जो सीपीआई का जो रेट है उससे भी ज़्यादा है, यानी केरला में, जम्मू एंड कश्मीर में और कर्नाटका में। आई होप सेकेंड न्यूज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज Kerala is set to declare India's first extreme poverty free state on 1st of November. 1st of November को केरला का फाउंडेशन डे होता है, ठीक है। यानी 1st of November को केरला का फॉर्मेशन हुआ था, हम इसको फॉर्मेशन डे भी बोल सकते हैं। उसी के दौरान जो हमारे सीएम हैं पिनरई विजयन केरला के, प्लस जो कमल हसन एक्टर हैं, उन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया और बताया कि केरला जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री हो चुका है। ये कैसे हुआ, इन्होंने 2021 में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, दैट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। और इसके बाद ही जो है इतना ज़्यादा डिक्लाइन जो है वो देखा गया है। मोर ओवर जो केरला है वो फोकस कर रहा था ऑन द SDG 1, दैट इज़ नो पॉवर्टी, जिसके चलते उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। आई होप ये न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जो पॉवर्टी है, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी है, ये अभी मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की इंडियन इकोनॉमी की, उसमें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अब वहाँ पर जाकर पॉवर्टी के जो है स्टैटिक फैक्ट्स जो है वहाँ पर पढ़ सकते हैं। Next is Ayushman Bharat scheme has become the world largest health scheme with more than 1200 crore families covered, ठीक है। कि आयुष्मान भारत स्कीम वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्थ स्कीम बन चुकी है, ठीक है। ये हमारी न्यूज़ है। तो ऑब्वियसली पहले आपको ये पता होगा कि आयुष्मान भारत स्कीम है क्या, तभी हम बता पाएंगे। तो आयुष्मान भारत स्कीम जो है दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 23rd of September 2018, ठीक है, एट रांची झारखंड बाय द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रीटमेंट। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ट्रीटमेंट्स होते क्या है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द यू कैन से ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कि आप नॉर्मल दवाई लेते हो और ठीक हो जाए, जैसे कि मान लीजिए बुखार, खांसी, सर दर्द, ठीक है, जिसमें आप डॉक्टर के पास गए, कोई भी डॉक्टर है नॉर्मल, ठीक है, अपने आसपास जो होता है उससे आप दवाई लेते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लेवल 2 केयर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, जहाँ पर आपको थोड़े बहुत हाई तो नहीं कह सकते, स्पेशलाइज हॉस्पिटल्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पर ट्रेन डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और आपको एक शॉर्ट स्टे लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई माइनर सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स हो गया, ठीक है, हर्निया हो गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको स्टोन है वो निकालना है, तो ये सारे क्या हो गए, बेसिक माइनर सर्जरीज हो गई, ठीक है। कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई डायलिसिस है, कोई नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी है, ये सब क्या हो गए, आपके सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गए। देन फिर इसके बाद आता है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी को हम लेवल 3 बोलते हैं। लेवल 3 में क्या होता है, इसमें आपको हाईली स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए होता है, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कीमियोथेरेपी करवानी है, रेडियोथेरेपी करानी है फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स, कोई कार्डिक सर्जरी करानी है, बाईपास सर्जरी करानी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, न्यूरो सर्जरी करानी है, तो ये सब किस में आता है, आपका टर्शरी ट्रीटमेंट में। तो जो आयुष्मान भारत स्कीम है वो सेकेंडरी और टर्शरी लेवल को कवर करता है, नॉट योर प्राइमरी 1, ठीक है। ओके, तो इसमें हर फैमिली को 5 लाख मिलता है पर एनम, ठीक है, इन
कोई भी आप हॉस्पिटल जो है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ पर जाकर अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, आप वहाँ जाकर ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड अंडर द नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। मोर ओवर, इसी स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने एक और चीज़ स्टार्ट की थी, दैट इज़ फॉर 70+ जो लोग हैं उनके लिए वे वंदना कार्ड बनाया था। बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए कार्ड बनाया, जहाँ पर वो जाकर अपनी जो भी सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो है उनका वेलफेयर, गवर्नमेंट स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो वहाँ पे जाकर ले सकती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी स्कीम ने, आयुष्मान भारत स्कीम ने जो है वो एक बड़ा टारगेट कंप्लीट किया है। यू कैन से 12 करोड़ फैमिलीज को कवर किया और सब वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ केयर स्कीम बन चुकी है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज EPFO सेलिब्रेटेड 73rd फाउंडेशन डे, लॉन्चेस एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम 2025। तो जो हमारे लेबर मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने EPFO के, व्हाट इज EPFO, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसका 73rd फाउंडेशन डे था। उसी ओकेजन पर ये स्कीम को लॉन्च किया है, दैट इज एम्प्लॉय एनरोलमेंट स्कीम। नाम से समझिए, एम्प्लॉय को एनरोल करना है। कहाँ पर एनरोल करना है? यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड या फिर जो भी इससे रिलेटेड, यानी कि वो सभी लोग जिन्होंने अपना प्रोविडेंट फंड में एनरोल नहीं किया है, उनको क्या करना है? एनरोल करना। उनको एनकरेज करना है कि जो ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो रह चुके हैं, जो अभी तक इसमें एनरोल नहीं कर पाए हैं, उन्हें क्या करवाना है? एनरोल करवाना है। ठीक है, ये विंडो ओपन हुई है फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1st of November 2025 टू 30th of April 2026। ठीक है, और इसमें एक स्पेशल विंडो बनाई गई है फॉर एम्प्लॉयर्स, ताकि वो वॉलेंट्री, वो खुद से भी जाकर, अगर किसी को लगता है कि वो बाहर है, स्कीम के अंडर नहीं आ पाया, वो जाकर जो है इसमें एनरोल करा सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भी लोग हैं, जो भी वर्कफोर्स है हमारी, हम उसको और ज़्यादा फॉर्मल सेक्टर में फॉर्मलाइज कर सकें, यानी फॉर्मल सेक्टर में और ज़्यादा उनको इंक्लूड कर सकें। ठीक है, आपको पता होगा कि इनफॉर्मल सेक्टर हमारे यहाँ पे ज़्यादा, फॉर्मल सेक्टर कम है। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए उनको सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज़ सोशल सिक्योरिटी हो गई, सोशल सिक्योरिटी में आपका PF हो गया, पेंशन हो गया, इंश्योरेंस हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं उन तक पहुंच सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया है? स्कीम को ओपन किया है। इसमें बताया है कि अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर जो है करता है कंट्रीब्यूट, तो क्या क्या चार्जेस उसके ऊपर लगेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें जो है वो करनी होगी। ये आपके लिए इतना मैटर नहीं है, बस ये चीज़ है। इसका टाइम पीरियड आप याद रखना, फ्रॉम 1st of November टू 30th of April। अब EPFO है क्या? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, और ये 4th of March 1952 को फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके हेड हैं रमेश कृष्णमूर्ति। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। एक और पॉइंट, इट इज़ अ स्टैचुरी बॉडी। ठीक है, अच्छा, स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे लिखकर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैचुरी बॉडी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। Moving on to the next, it was a very simple news. It is more important from the point of view of, अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं, 37th मीटिंग ऑफ पार्टीज, दैट इज मॉब 37, टू रिव्यू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ओजोन लेयर। आप सबको पता है 16th of September को हम ओजोन डे मनाते हैं। अब ये ओजोन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ऑन 16th of September 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया था। व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, जहाँ पर क्या हुआ था, एक पैक्ट साइन हुआ था कि ऐसे जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो CFCs होते हैं, जो आपके एरोसोल्स होते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर्स, आपके ACs, ठीक है, रूम फ्रेशनर्स, इन सब से जो सब्सटेंसेस निकलते हैं ना, उन सबको बेसिकली क्या करना है? उनको कम करना है।
क्यों कम करना है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी ओजोन लेयर को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था ऑन 16 सितंबर 1987, दैट्स वाई हम वो ओजोन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अब क्योंकि ये पैक्ट साइन हो गया है, बट हमें रिव्यू भी तो करना है कि क्या ये पैक्ट जो हमने साइन किया है उसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी को देखने के लिए द वेरी फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 1989 इन हेलसिंकी, फिनलैंड, ठीक है। अब उसी का ही सीरीज चल रहा है, बार बार रिव्यू होता है कि क्या काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसकी 36th मीटिंग जो है, इससे पहले वाली मीटिंग 2024 में बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी। अब जो इसकी 37th मीटिंग है वो नैरोबी के कीनिया में हो रही है, ताकि हम रिव्यू कर सकें कि प्रॉपर काम चल रहा है या नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द लास्ट न्यूज़, that is COP30 unveils roadmap to scale climate finance to $1.3 trillion by 2035। तो जैसे कि अभी मैंने आपको फर्स्ट न्यूज़ में बताया था दैट इज कि क्या हो रहा है, COP30 जो है वो हो रही है बेलम, ब्राज़ील में, ठीक है। अब ये कॉप है क्या, आप सोच रहे होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये है क्या? इट इज़ बेसिकली अ सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, यानी सबसे बड़ी बॉडी है जो कि इसमें क्या होता है, बेसिकली जितनी भी कंट्रीज है वो हर साल मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से जो है वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन एम है। किसका? कॉप का। तो कॉप की मीटिंग्स होती रहती हैं, हर साल होती हैं। कॉप फर्स्ट आपकी जर्मनी के बर्लिन में हुई थी, ठीक है, ओके। तो COP29 जो है वो आपकी अजरबैजान के बाकू में हुई थी, और अब COP30 हो रही है जो कि बेलम के ब्राज़ील में चल रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस COP30 में एक रोड मैप बनाया गया है कि जो भी फाइनेंस है क्लाइमेट को डील करने के लिए उसको बढ़ाया जाए, या इतना फाइनेंस इकट्ठा किया जाए बाय 2035, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, फ्रॉम बाकू टू बेलम रोड मैप टू $1.3 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या है, जो इससे पहले हुआ अजरबैजान के बाकू में, अब हुआ बेलम के ब्राज़ील में। तो फ्रॉम बाकू टू बेलम रोड मैप टू $1.3 ट्रिलियन, ठीक है, कि इस रोड मैप को लाया गया है। COP29 में डिस्कस हुआ था, अब इस रोड मैप को लाया गया है। और इसमें क्या बोला गया है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको डील करने के लिए, इस क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए एक फ़ंड बनाना चाहिए, मतलब उन सबको मिलकर एक फ़ंड बनाना चाहिए, और ताकि जो वो डेवलप कंट्रीज़ पैसा इकट्ठा करेंगे उसको हम यूज़ करेंगे, ताकि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम आ रही हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसमें जो है वो हेल्प कर सके। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ यूज़ कर सकें अपने क्लाइमेट इश्यूज़ के प्रॉब्लम को फेस करने के लिए और उसको डील करने के लिए। इसके लिए वो कह रहे हैं कि बाय 2035 तक हम चाहते हैं 1.3 ट्रिलियन जो है अमाउंट जो है वो क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए इस फंड में बाय 2035। तो दिस इज़ द न्यूज़, जिसमें मेन चीज़ आपको ये दो ही याद रखनी थी कि COP30 कहाँ पर हुई है, COP29 कहाँ हुई थी, और COP1 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ वो कहाँ हुई थी, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन 1995। ओके, तो आई होप आपको आज की सारी न्यूज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई टू सॉल्व दिस, एंड ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। अब मैं फिर से रिज्यूम कर रही हूँ, आपको फिर से कंटेंट मिलेगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।